बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 6 देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सहसंयोजक रसायन। ठीक है, तो भाई आज इसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उप सहसंयोजन यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या, सिज्विक अवधारणा। ठीक है, सिज्विक के अनुसार उप सहसंयोजन यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या कैसे की गई, और आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी बहुत ही आसानी से हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक एकदम आपका आसान है। ठीक है, इसे बहुत ही आसानी से हम लोग देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं सिद्विक अवधारणा और आपका EAN नंबर क्या होता है। ठीक है, उसको भी देखते हैं और आपको निकालना भी उसको सिखाएंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो इसे आसानी से हम लोग देखते हैं। तो कह रहा उप सहसंयोजन यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या, सिज्विक अवधारणा मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिज्विक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो देखते हैं। कह रहा है सन 1927 सन 1927 में सिज्विक ने वर्नर की सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या प्रस्तुत की, जिसके अनुसार मतलब इन्होंने किया क्या, जो सिज्विक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सन 1927 में क्या किया, जो वर्नर का सिद्धांत, आप इसके पहले वाले वीडियो में वर्नर का सिद्धांत पढ़ चुके हो, उस सिद्धांत पे इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या प्रस्तुत की। मतलब उसी सिद्धांत पे इन्होंने अपनी कुछ बातें बताई, वही चीज बताएगा इसमें। ठीक है, तो आपको पहले वर्नर का सिद्धांत समझना होगा। ठीक है, तो आप वर्नर का सिद्धांत जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वर्नर के सिद्धांत पे ही इन्होंने बताया। ठीक है, तो वर्नर का सिद्धांत क्या था, वर्नर का सिद्धांत ये था कि किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की दो संयोजकताएं होती है, पहला प्राइमरी प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है उसकी, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है धातु की, वो क्या होती है उसकी, आपकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, वो आपका उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ठीक है, तो ये वाली जितनी बातें हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना जाके। तो ये बात है। ठीक है, आप देखते हैं सिज्विक ने क्या बताया वर्नर के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, उसमें कौन सी व्याख्या दी उसको देखते हैं। कह रहा है वार्नर की प्राथमिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होती है, वैद्युत संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन से उत्पन्न होती है। क्या कहा गया कि जो प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी है, वो किससे उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के इधर से उधर स्थानांतरण से। और वैद्युत संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म, जो इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है ये। ठीक है, जैसे आपका मान लो इस पे NH3 पे उपस्थित होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है इस पे, एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म जो उपस्थित होता है उसके सहभाजन, उसके शेयरिंग से उत्पन्न होती है। ठीक है, वर्नर की प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होती है, तथा वैद्युत संयोजकता और द्वितीयक संयोजकताएं इलेक्ट्रॉन युग्म के, जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है लोन पेयर आपका जो होता है, उसके शेयरिंग से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बात बताई सिज्विक ने। और आगे देखो देखते हैं, इसको समझते हैं। और देखो सिज्विक ने क्या बताया, कह रहे हैं कि केंद्रीय धातु आयन से केंद्रीय धातु, देखो क्या कहा गया, केंद्रीय धातु आयन से उप सहसंयोजकता द्वारा जुड़ने वाले उदासीन अणुओं अथवा ऋणायनों में से किसी एक परमाणु की संयोजकता कक्ष में कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब क्या कहा गया कि केंद्रीय धातु आयन जो आपका सेंटर एटम होता है उससे जुड़ने वाले, ठीक है, उससे जुड़ने वाले जो उदासीन अणु या ऋणायन है। ठीक है, देखो कह रहा उदासीन अणुओं अथवा ऋणायनों में से किसी एक परमाणु, ठीक है, ऋणायनों में से किसी एक परमाणु की संयोजकता कक्ष में कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल आपको बताया गया जैसे H2O में देख सकते हो। H2O आपको पता है इस पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये हो गया एक ये। ठीक है, NH2 आपको पता है नाइट्रोजन में एक, जहाँ पे नाइट्रोजन लगा उस पे इतना याद रखो, उस पे एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो मतलब कि जो सेंटर एटम से आपके जुड़ेंगे, सेंटर एटम से जो आपका जुड़ने वाली प्राथमिक संयोजकता है और द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, देखो कह रहा है केंद्रीय धातु आयन से उप सहसंयोजकता द्वारा, जो सहसंयोजकता द्वारा जुड़ने वाले उदासीन अणु या ऋणायन, ठीक है, उदासीन अणु या ऋणायन उन, ठीक है, में किसी एक परमाणु की संयोजकता कक्ष में कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब जो सेंटर एटम, ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो K4 FeCN का होल 6, मतलब इसमें ये जो सेंटर एटम कौन सा है, Fe है आपका। तो इससे जुड़ने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उसमें कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, ये बात कही गई। ठीक है, तो एक लोन पेयर होगा, तो ये बात सिज्विक ने बताई। ठीक है, अब आगे देखो,
कह रहा प्रत्येक लिगेंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को देता है। इस प्रकार बंध को उपसहसंयोजकता बंध कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी केवल थ्योरी समझ रहे हैं, अभी आगे आपको ईएन नंबर के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी ये देखो कह रहा प्रत्येक लिगेंड जो होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को देता है। ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे मान लो एग्जांपल NH3 का है, तो ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये किसको देगा? आपके धातु आयन को देगा। ठीक है, धातु आयन मतलब जो कि आपका सेंटर एटम है, ठीक है, उसको देगा। तो ये बात कही गई, प्रत्येक लिगेंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को देता है। इस प्रकार बंध को, और जब धातु आयन को देगा, मान लो आपका धातु आयन है कोई भी, ठीक है, आपका ये कोई धातु आयन है, जब वो आपका लिगेंड के पास ये क्या है, लोन पेयर, ये जब इसको देगा तो इसके साथ क्या बनाएगा? उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध ऐसे बनता है, इसको तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है कि इसे एम, देखो एम क्या आपका सेंटर एटम, एल क्या लिगेंड, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, लोन पेयर दिया, और ये आप देख सकते हो ये क्या है आपका, ये आपका है उपसहसंयोजक बंध से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले समूह को दाता, मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, ये जो लिगेंड दे रहा है इसे कहते हैं डोनर, तथा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले केंद्रीय धातु आयन को ग्राही एक्सेप्टर कहते हैं। तथा ये जो एम है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, इसे एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही एकदम सिंपल वाली। ठीक है, तो देख सकते हो, जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप, एग्जांपल CuNH3 का होल 6Cl3 आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो NH3 है, NH3 के पास आपको पता है एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब लोन पेयर है। जब ये लोन पेयर इस कोबाल्ट को देगा, ये कोबाल्ट क्या है, यहाँ पे सेंटर एटम है, जब इस कोबाल्ट को देगा तो क्या होगा, तो वो जो कोबाल्ट ग्रहण कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन युग्म को, वो एक्सेप्टर कहलाएगा, और जो दे रहा है वो डोनर कहलाएगा। ठीक है, और ये जो इसके बीच में बंध बनेगा ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, ये सिज्विक ने बताई, और यही बातें आपको किसने बताई थी? वर्नर ने भी। ठीक है, तो ये बात तो अभी सिंपल थी, थ्योरी बेस्ड था। आप देखते ईएन नंबर के बारे में। ठीक है, आप देखो सिज्विक ने क्या बताया, ईएन नंबर क्या होती है। कहा गया सिज्विक ने अपने विचारों की पुष्टि के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN अवधारणा प्रस्तुत की। क्या किया इन्होंने? सिज्विक ने अपने विचारों की पुष्टि, मतलब ये जो बातें बताई इसकी पुष्टि करने के लिए क्या किया? प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN नंबर दे डाला, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अनुसार संकुल निर्माण में केंद्रीय धातु आयन जो सेंटर एटम होता है उतने लिगेंडों को द्वितीयक संयोजकता से जोड़ते हैं जिससे कि उनके EAN, मतलब कि ये बात बताई गई कि ये जो आपके धातु आयन है उतने ही लिगेंडों को अपने साथ जोड़ेंगे द्वितीयक संयोजकताओं से, जिससे कि उनके EAN उसके अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए। कितनों को जोड़ते हैं? जितने, देखो, जिससे कि उनके EAN उनके अगले जो अक्रिय गैस है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए, उतने ही संयोजकताओं को वो जोड़ते हैं। ठीक है, उतने ही लिगेंडों को केंद्रीय धातु आयन से जोड़ते हैं। ठीक है, अभी देखो, अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अभी आपको एग्जांपल से समझाएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अभी केवल ये याद बातें पढ़ लो। ठीक है, अभी एग्जांपल बताएंगे। कह रहा है जिससे कि उनके EN उसके अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए। देखो, अगर कह रहा है बराबर हो तो वो आपका जो केंद्रीय धातु आयन है वो अधिक स्थायी तथा प्रतिचुंबकीय होगा, और अगर बराबर ना हो तो वो अनुचुंबकीय होगा। इतनी बात बस आपको पढ़ लेनी है, अब एग्जाम्पल से आपको समझाना है। ठीक है, तो देख सकते हो एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है CuNH3 का होल 6 3+। ठीक है, आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक उपसहसंयोजन यौगिक है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो देखो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अब आपको इस पे पता है ये सेंटर एटम है, ये क्या है, लिगेंड, इतना पता है। अब आपको करना क्या है, इसकी EAN नंबर निकालनी, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालोगे वो बताते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ ये जो आपका सेंटर एटम इसका आपको क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ लिखा है CO का परमाणु क्रमांक होता है 27। ठीक है, CO का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27। अब जब 27 इसका परमाणु क्रमांक है, अब आपको क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे वो बात आपको बताते हैं। ये जो आपका 3+ लगा है, आपको इसको लेके चलना है। देखो कहा गया CO3+, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लेके चलनी है। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी, यहाँ तो दी है 3+, अगर ना दी होती तो हम लोग निकाल लेते। ठीक है, तो CO3+ में इलेक्ट्रॉन्स, अब आपको क्या करना है, CO3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? ये जो 3+ है इसको आपको इस 3 को इस 27 से घटा देना है। 27 - 3 जो इसका परमाणु क्रमांक है इसी से आपको घटा देना है। मतलब परमाणु क्रमांक में जो ऑक्सीडेशन नंबर इसको घटाओगे तो आपको कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता चल जाएगा। तो 27 - 3 किया, 24 आ गया। ठीक है, अब आगे देखो क्या करेंगे। अब आपको निकालना है कि CO3+ जो है आपका इस केंद्रीय धातु आयन, मतलब देखो CO3+ आयन को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, CO3+ आयन को
इस देखो यहाँ पे ये लिख लेना, CO3+ आयन को NH3 द्वारा, CO3+ आयन को NH3 द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, 6 गुणे NH3 द्वारा, 6 NH3 है ना, यहाँ पे देख सकते हो 6 NH3 है, तो आपको यहाँ लिखना है CO3+ आयन को NH3 द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, तब निकालनी है। तब देखो कैसे निकलेगा, आपको पता है CO जो है NH3 से जुड़ा हुआ है, NH3 क्या है, एक लिगेंड, इसने ही आपके केंद्रीय धातु परमाणु को अपने डोनर आइटम दिए हैं, मतलब जो लोन पेयर इसको दिया है, और डोनर कहलाए या एक्सेप्टर कहलाए, ठीक है, इतना पता है। आप देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है NH3 के पास, तो कितने और है, कितने NH3, 6, तो 6 गुणे 2 कितने, 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन इस CO3+ को दे रहा है और आपका उपसहसंयोजक बंध 6 बना रहा है, ठीक है, तो ये बात है। तो इतनी बात तो आप कर लोगे, पहले परमाणु क्रमांक 27 पता है, फिर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, इस परमाणु क्रमांक में जितनी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था उसको घटा दोगे, फिर आपको ये निकाल लेना है CO3+ आयन को NH3 द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 6 NH3 है, दो दो इलेक्ट्रॉन एक NH3 दे रहा है, तो 6 गुणे 2 12, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे हम लोग, आप देखो EN नंबर निकालने के लिए, CO3+ की EN नंबर निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये जो परमाणु आपकी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 आई थी, परमाणु क्रमांक 27 में से 3 घटाया था ना ऑक्सीकरण अवस्था को, तब 24 जो आया था, इस 24 में आपको क्या कर देना है, इस 12 को, मतलब जो आपकी CO3+ को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको जोड़ देना है, और आपकी EN नंबर आसानी से निकल आएगी, ठीक है, देख सकते हो आपकी EN नंबर आसानी से निकल आएगी, ठीक है, देख सकते हो आपकी 24 + 12 कर दिया 36, आपकी जो आ गई वो आ गई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और देखो ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पहले निकालना सीख लो, फिर आपको बताते हैं कैसे प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय वाला सिस्टम वो कैसे हुआ। आपने किया क्या, पहले इसका परमाणु क्रमांक निकाला, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 27 में से इस ऑक्सीकरण अवस्था को घटा दिया, फिर आयन को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली, इस 6 में से, मतलब 6 NH3 थे, और कितने कितने इलेक्ट्रॉन एक NH3 दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 गुणे 2 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना निकल गया। आप देखो क्या किया, आप बस आपको इस सिंपल ये जो 12 है आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो NH3 द्वारा दिए गए हैं, और इस 24 को जो CO3+ में इलेक्ट्रॉन है इनको जोड़ देना है, और आपकी जो EN नंबर है वो निकल आएगी, 24 और 12 जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा, यही आपकी EN नंबर होगी, ठीक है, ये जो होगी ये आपकी EN नंबर 36 हो गई। आप देखो अब आपसे कह रहा था अगर वो निकट अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर है तो वो आपका प्रतिचुंबकी तथा अधिक स्थायी होगा। देखो अगर आपको बताया कि ये जो कोबाल्ट है ये आपका 21 से 30 परमाणु क्रमांक के बीच में आता है कोबाल्ट, ठीक है, स्कैंडियम परिवार का तत्व है, देख सकते हो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, तो इस पे आता है कोबाल्ट आपका यहाँ पे, ठीक है, तो कोबाल्ट तब आता है 27 परमाणु क्रमांक में। तो इसके बाद जो आपकी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान वाला तत्व होता है वही आपकी अक्रिय गैस कहलाती है। तो इसमें जो कह रहा है इसके निकट अक्रिय गैस, तो इसके निकट अक्रिय गैस जो होगी वो होगी क्रिप्टॉन, जिसका परमाणु क्रमांक है 36। तो देखो जो क्रिप्टॉन है अगर जैसे इसका परमाणु क्रमांक 36 और हमारा आंसर भी 36 आया, अगर ये दोनों बराबर होती हैं तो आपका प्रतिचुंबकी तथा अधिक स्थायी होगा, ये जो आपका कोबाल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर 36 ना आता, यहाँ पे 34 और आ जाता और इसका परमाणु क्रमांक 36 है, तो ये आपका प्रतिचुंबकी ना होता, ये आपका अनुचुंबकी हो जाता और कम स्थायी, मतलब बराबर होगा तो प्रतिचुंबकी तथा अधिक स्थायी होगा, जैसा कि आपका सिजविक ने बताया, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे यही बातें बताई गई थी कि बराबर हो तो अधिक स्थायी तथा प्रतिचुंबकी, बराबर ना हो तो वह अनुचुंबकी होगा और कम स्थायी होगा। यही बात थी EN के बारे में कि उसके अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब आपको एक एग्जांपल और बता देते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एग्जांपल आपका है K3Cr का होल थ्राइस, ठीक है। तो अब आपको इसमें भी वैसे ही करना है जैसे उसमें किया, सेम बस वैसे ही। अब आपको इसमें जैसे उसमें किया था, आपका कोबाल्ट था तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिखा, वैसे ही यहाँ पे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर लिखना है, कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 24 इसका एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का। अब आपको क्या करना है, जैसे उस पर CO3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली वैसे Cr3+ में। अब एक बात आती है कि उसमें आपका यहाँ 3+ लिखा था तो आपने बता दिया इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है, जब नहीं लिखा होगा तब क्या करोगे, तब क्या कुछ नहीं करना यार, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल लेनी। देखो पोटेशियम की होती 1 तो 1 × 3 निकालनी किसनी, क्रोमियम की, तो क्रोमियम की x मान ली। C2O4 जो ये ऑक्सीलेट आयन है इसकी होती -2, 3 ऑक्सीलेट आयन तो -2 × 3 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितनी इस क्रोमियम की आ जाएगी +3, आपको निकाल लेनी, ठीक है। अगर
ऑक्सीडेशन नहीं निकालना आता तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या किया, Cr3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे उसमें निकाली थी, 27 परमाणु क्रमांक था तो 3 घटा दिया था, वैसे यहाँ 24 परमाणु क्रमांक तो 3 घटा देंगे। तो 24 - 3 21। तो CO में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 21। आप देखो आगे बात करते हैं। अब हमने क्या किया था, Cr3+ को C2O4 द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको क्या पता है यहाँ पे Cr से कौन जुड़ रहा है, ये जो क्रोमियम इससे कौन जुड़ रहा है, C2O4 जुड़ रहा है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्या बना रहा है, उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। Cr को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्या बना रहा है, उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, ठीक है। और एक चीज याद रखो, इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, जैसे NH3 में था केवल एक ही था, लेकिन इसमें 2 होते हैं, ठीक है। दो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर, देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Cr3+ को C2O4 द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 4, और लोन पेयर की बात करें तो 2। तो 4 × 3 कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, 6 दूनी 12, सॉरी 4 तेई 12 लिख सकते हो, थोड़ा गलत हो गया था तो इसलिए 6 × 2 लिख दिया, ठीक है। 4 तेई 12 यहाँ लिख लेना, 4 × 3 गुणा करोगे 4 तेई 12, ठीक है। तो 12 आ गया। आप देखो आगे, अब आपको EN नंबर निकालने तो कैसे निकालोगे, EN नंबर कैसे निकालोगे, वैसे ही बस जितने इलेक्ट्रॉन इसके आए थे, कितने इलेक्ट्रॉन आए थे Cr3+ में, 21, और आपका C2O4 द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन 12, तो 21 और 12 जोड़ देना, आ जाएगा 33, 33 आ जाएगा, ठीक है। 33 आ गया। अब आपको देखना है कि क्या ये 33 आपका जो क्रोमियम है इसके निकट वाले परमाणु क्रमांक के बराबर है, मतलब जो अगली आखिरी गैस है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर। तो आपको पता है ये भी स्कैंडियम से आपका जिंक के बीच में आता है क्रोमियम, ठीक है। तो इसके जो निकट अक्रिय गैस होगी उसके क्या परमाणु क्रमांक के बराबर है, निकट अक्रिय गैस कौन सी होगी, निकट अक्रिय गैस आपकी वही क्रिप्टन ही तो होगी जिसका परमाणु क्रमांक 36 था, ठीक है, जैसे अभी पिछले वाले में था। तो 36 क्रिप्टन का होता है, तो क्या है 36 के बराबर है, नहीं बराबर ना, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय तथा कम स्थायी, जैसा कि आपके सिजविक ने बताया था, ठीक है। तो ये है आपका EN नंबर। अगर EN नंबर का मान अगली अक्रिय गैस के बराबर आता है तो वो प्रतिचुंबकीय तथा ज्यादा स्थायी होगा, अगर बराबर नहीं आता तो अनुचुंबकीय तथा कम स्थायी होगा, ठीक है। आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो भाई वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा रहा हो लेकिन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।